मेरे कई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स के द्वारा, यहां तक कि मेरे कई क्लाइंट्स के द्वारा मेंटेनेंस के संबंध में दो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। पहला सवाल तो यह पूछा जाता है कि यदि हम मेंटेनेंस ना दें और जेल चले जाएं तो क्या मेंटेनेंस माफ हो जाएगा? जेल जाने के बाद क्या मेंटेनेंस नहीं देना होगा? और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह पूछा जाता है कि न्यायालय के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर किए जाने के बाद भी अगर मेंटेनेंस अदा ना किया जाए तो क्या होगा? किस तरीके के परिणाम भुगतने होते हैं? इस संबंध में कानून क्या कहता है? तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज के इस एपिसोड में इन्हीं सवालों से संबंधित कानून क्या कहता है, क्या महत्वपूर्ण कानूनी प्रोविजंस हैं, उसके बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जुड़े रहे आखिरी तक। अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्स ज्वाइन की है, तो भी ये जानकारियां आपके काम आएंगी। और अगर आपकी वाइफ से किसी तरीके का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपकी वाइफ ने कोई मेंटेनेंस का केस दाखिल किया है, तो भी ये जानकारी आपको जाननी चाहिए। तो देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। सबसे पहले यह देखते हैं दोस्तों कि मेंटेनेंस का कानून क्या है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जुलाई 2000 से पहले तक जो लागू था, उसकी धारा 125 के तहत मेंटेनेंस के मुकदमे किए जाते हैं। अब जुलाई 2024 के बाद सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस नया कानून लागू हो गया है। तो 125 धारा की जगह पर बीएनएसएस की धारा आ गई है 144। हम सभी जानते हैं कि मेंटेनेंस पत्नी ले सकती है, बच्चे ले सकते हैं जो नाबालिग बच्चे होते हैं या डिसेबल बच्चे होते हैं, और माता पिता ले सकते हैं। मेंटेनेंस कौन कौन ले सकता है, इस संबंध में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था काफी पहले, उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो जब 144 में मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल किया जाता है पत्नी या बच्चों के द्वारा, तो मुकदमे के चलने के दौरान इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है, और इंटरिम मेंटेनेंस अगर नहीं दिया जाता तो 144(3) के तहत, पहले 125(3) सीआरपीसी था, अब 144(3) बीएनएसएस हो गया है, उसके तहत वसूली का मुकदमा दाखिल किया जाता है। और अगर फाइनल ऑर्डर हो गया है मेंटेनेंस का, तो फाइनल ऑर्डर मेंटेनेंस का होने के बाद उस ऑर्डर को इन्फोर्स कराने के लिए, जब तक सीआरपीसी लागू थी तो सीआरपीसी की धारा 128 के तहत इन्फोर्समेंट के लिए हम मुकदमा डालते थे। अब बीएनएसएस लागू हो गई तो बीएनएसएस की धारा 147 के तहत इन्फोर्समेंट का मुकदमा डालते हैं। मतलब दो चीजें क्लियर हैं। अगर इंटरिम मेंटेनेंस की वसूली करनी है तो 144(3) बीएनएसएस के तहत दाखिल करेंगे, जो 125(3) सीआरपीसी के स्थान पर है, और अगर फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो 147 बीएनएसएस के तहत मुकदमा दाखिल करेंगे। अब मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, हस्बैंड के द्वारा मेंटेनेंस देने से मना कर दिया जाता है या मेंटेनेंस नहीं दिया जाता, तो अब देखते हैं कि इसके बाद कोर्ट क्या कर सकती है। फैमिली कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर होने के बाद, चाहे इंटरिम मेंटेनेंस हो चाहे फाइनल मेंटेनेंस हो, प्रक्रिया वही है, प्रोविजन बस अलग अलग है। तो सबसे पहले तो वसूली का मुकदमा दाखिल करते हैं। अगर इंटरिम मेंटेनेंस है तो 144(3), अगर फाइनल है तो 147 बीएनएसएस। जब यह मुकदमा दाखिल होता है तो कोर्ट उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है पहले वसूली की नोटिस भेजता है, और उस व्यक्ति को यह चेतावनी होती है कि आपके खिलाफ यह मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, अगर आप मेंटेनेंस नहीं देंगे तो हम आपके खिलाफ वसूली वारंट जारी कर देंगे। अब वसूली की नोटिस होने के बाद अगर वो व्यक्ति न्यायालय में आता है और मेंटेनेंस जमा कर देता है तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन अगर वो वसूली की नोटिस होने के बाद भी मेंटेनेंस नहीं देता तो कोर्ट वसूली वारंट के साथ साथ फिर उस व्यक्ति को अरेस्ट वारंट के लिए भी ऑर्डर कर देती है। ऐसी स्थिति में पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ करके न्यायालय के समक्ष ला सकती है, उस व्यक्ति से पैसा देने के लिए कह सकती है। अगर वो पैसा दे देता है तो ठीक है, अगर पैसा नहीं देता, न्यायालय के समक्ष पुलिस पकड़ करके ले आती है, तो फिर उस व्यक्ति को कोर्ट जेल भेज सकती है। मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था रिकवरी से संबंधित, जिसमें मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट के सेटल जजमेंट भी यही है, कानून भी यही है कि अगर व्यक्ति जेल जाएगा तो कितने दिनों के लिए जाएगा। एक डिफॉल्ट के लिए व्यक्ति 1 महीने के लिए जेल भेजा जा सकता है। हाँ दोस्तों,
अगर एक डिफॉल्ट क्या होगा, 1 महीने का मेंटेनेंस अदा ना करना सिंगल डिफॉल्ट हो गया। तो एक डिफॉल्ट के लिए एक महीने के लिए जेल भेजा जाएगा, यानी हर महीने के डिफॉल्ट के लिए वो हर महीने जेल भेजा जा सकता है। तो ये अनंत काल तक जेल में रखा जा सकता है जब तक कि मेंटेनेंस की धनराशि अदा ना हो जाए। अब यहां पर एक और सिचुएशन आती है, व्यक्ति पकड़ में नहीं आता है। जब पकड़ में नहीं आता है पुलिस के, तो फिर कोर्ट क्या कर सकती है? अगर वो व्यक्ति जिसके खिलाफ वसूली वारंट या अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, अगर वो पकड़ में नहीं आता, तो फिर कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क करके उसकी नीलामी कर सकती है और नीलामी करके उस व्यक्ति को जिसको कि मेंटेनेंस लेना है दे सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अगर बैंक की कोई लोन किसी ने लिया है, बैंक का लोन वो अदा नहीं कर पाता है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को अटैच करके उसकी नीलामी करके अपने लोन की भरपाई करती है। तो इसी तरीके से उस व्यक्ति की कोई चल संपत्ति है तो उसको नीलामी करके कोर्ट उस व्यक्ति का पैसा अदा करेगी। अब अगर वो व्यक्ति किसी सरकारी नौकरी में है तो उसकी सैलरी से मेंटेनेंस की धनराशि को काटने का ऑर्डर किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को वेतन देने से पहले ही मेंटेनेंस की जो धनराशि है उसके खाते से, उसके वेतन खाते से उसकी कटौती हो जाएगी और पत्नी का जो खाता होगा या जिस व्यक्ति को मेंटेनेंस देना उसका जो खाता होगा उस खाते में चली जाएगी। तो ये साथियों कानूनी प्रोविजन है कि अगर कोई व्यक्ति मेंटेनेंस नहीं देता तो उसकी संपत्ति की कुर्की हो सकती है, पुलिस को पकड़ करके ला सकती है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी सैलरी से उसकी कटौती हो सकती है, पेंशन से कटौती हो सकती है। इस तरीके से वसूली, मेंटेनेंस की धनराशि की वसूली कोर्ट के द्वारा कराई जा सकती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक राजस्व मामलों में बकाया धनराशि की वसूली की जाती है। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप चैनल में नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर ऑल पे जरूर सेट कर दें। मेरे द्वारा जो कानून की जानकारियां दी जाती हैं अगर आपके इस्तेमाल में आती हो, आपके काम आती हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहा करें जिससे कि महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच सकें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।